हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन में। फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज, जिसे हम हिंदी में पर्यावरण अध्ययन भी कहते हैं, इसमें आज हम लोग क्लास 4 के चैप्टर 10 से लेकर 16 तक की स्टडी करेंगे और साथ ही प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस, दैट मीन्स कि चैप्टर 10 से 16 तक सीटेट में प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखें और अगर अभी तक आप सब ने मेरे चैनल एसएस एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है हुतुतु हुतुतु, ये जो चैप्टर है वो खेल से संबंधित चैप्टर है। इस चैप्टर को बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करने के पीछे मकसद ये है कि सबसे पहला तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चों में खेल कूद के प्रति रुचि जो है वो उत्पन्न करना। सेकेंडली हम कह सकते हैं कि बच्चे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये सीख सकेंगे कि जिस तरह से खेल कूद में तरह तरह के नियम जो है वो बनाए जाते हैं, जिसका सारे के सारे प्लेयर्स जो है वो उसे फॉलो करते हैं, ठीक उसी तरह से हमारे डेली लाइफ में भी यानी कि हमारे जीवन में भी बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। इससे होता यह है कि जो भी काम हम अपने डेली लाइफ में, अपने डेली रूटीन में जो भी करते हैं, अगर वो उन कामों को अगर हम उन नियमों के अनुसार करेंगे तो उन्हें करने में आसानी होगी। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक ऐसे खेल से जिसे हम सब ने कभी न कभी बचपन में या फिर बड़े होने के बाद भी खेला होगा। अपने मोहल्ले में खेला होगा, स्कूलों में खेला होगा, कॉलेजों में खेला होगा। इस खेल का नाम है कबड्डी। इसके कुछ और भी नाम है, जैसे चेडू गुड्डू, हुतुतु, हाडुडू, छू किटकिट या फिर कबड्डी भी इसे कहा जाता है। तो ये कुछ नाम है जो कबड्डी के से रिलेटेड है, या कह सकते हैं कबड्डी के ही कुछ अन्य नाम है। साथ ही कबड्डी के बारे में एक नियम यह भी है कि कबड्डी की एक टीम, किसी मैच को खेलने के लिए 2 टीमों की जरूरत होती है, तो हर एक टीम में कुल 7 खिलाड़ी जो होते हैं वो एक साथ मैदान में मौजूद होते हैं किसी भी कबड्डी के मैच को खेलने के लिए। सो फ्रेंड्स, साथ ही इस चैप्टर में कर्णम मल्लेश्वरी का नाम भी शामिल किया गया है। कौन है कर्णम मल्लेश्वरी और क्या है इनकी खासियत, आइए ये जान लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि वो कहाँ की रहने वाली है। तो कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। और ये कौन है, तो ये एक वेट लिफ्टर है, भारत का प्रतिनिधित्व करती थी। और कौन से स्पोर्ट्स से ये जुड़ी हुई है, वेट लिफ्टिंग से जुड़ी हुई है। ये बचपन से ही भार उठाने का प्रयास करती थी। वर्तमान समय में ये 130 किलो तक का भार जो है वो उठा लेती हैं, यानी कि बचपन से ही इनको वेट लिफ्टिंग का शौक चढ़ गया था। और अभी वर्तमान समय में बुक में जैसा कि बताया गया है कि ये 130 किलो तक का भार उठा लेती हैं। इन्होंने भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 29 मेडल जो है वो जीते हैं। बट फ्रेंड्स, इनके बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो इस बुक में शामिल नहीं की गई है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो भारत की प्रथम महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। और इन्होंने सिडनी ओलंपिक, जो कि 2000 में ऑर्गेनाइज किया गया था सिडनी में, वहां पर इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जो कि भारत के तरफ से किसी भी महिला के द्वारा ओलंपिक में जीता गया पहला मेडल था। सो यही वजह रही होगी जिसके वजह से इन्हें इस बुक में पढ़ाया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है फुलवारी। नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में फूलों से रिलेटेड बातें जो हैं वो बतलाई गई हैं। इस चैप्टर में एक जगह का जिक्र किया गया है जो कि उत्तराखंड के चमोली जिला के बारे में बतलाया गया है, जिसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है। यहाँ पर तरह तरह के फूल जो हैं वो उगते हैं और बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है वहां पर। साथ ही फूलों के बारे में यह भी बतलाया गया है कि कौन कौन से फूल जिसे हम खा सकते हैं,
जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कचनार का फूल है, केले के फूल और सहजन, जिसे हम लोग बहुत सारे जगहों पर मुनगा भी कहा जाता है या फिर सजना भी कहा जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, लेकिन बुक में इनका नाम जो है वो कौन कौन से एग्जाम्पल बतलाए गए हैं, कचनार, केला और सहजन। ये तीनों फूल जो है वो खाने योग्य फूल हैं। कुछ ऐसे फूल भी हैं जिनसे खुशबू और रंग बनाने का काम किया जाता है, जैसे कि गुलदावरी और जीनिया। ये सारे फूलों का जिक्र जो है वो क्लास 4 के चैप्टर नंबर 11 ईवीएस बुक के चैप्टर नंबर 11 में इन सारे चीजों का जिक्र किया गया है। साथ ही इसमें यह बात भी बतलाई गई है फ्रेंड्स कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां वो जगह जो है वो इत्र के लिए बहुत ही मशहूर है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो अगर आपसे पूछे जाएंगे कि इनमें से कौन सा जिला जो है इत्र के लिए मशहूर है, तो वहां पर आप कौन सा ऑप्शन देंगे, कन्नौज जिला, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी चैप्टर में बिहार से रिलेटेड एक बहुत ही विख्यात चित्रकला के बारे में बतलाया गया है, जिसे हम मधुबनी चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। तो मधुबनी चित्रकला के बारे में आगे हम पढ़ते हैं क्या, कि बिहार में मधुबनी जिले में त्योहारों और खुशी के मौकों पर वहां घर की दीवारों पर और आंगन में सुंदर चित्र बनाए जाते हैं। तो इस चीज को सबसे पहले तो याद रखेंगे, ये जो मधुबनी जिला है वो किस स्टेट में पड़ता है, बिहार में। इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन एक बार सीटेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसलिए इसे याद रखेंगे। और ये कब बनाया जाता है, जब कुछ खुशी के मौके हों या फिर कुछ ऐसे सेलिब्रेशन हो, तब मधुबनी में वहां के जो लोग हैं वो अपने घरों के दीवारों और आंगन में सुंदर सुंदर चित्र जो है वो बनाया करते हैं। ये चित्र बनाने में हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो जो कलाकार हैं वो ये चित्र जो है वो पीसे हुए चावल के घोल में, यानी कि चावल को पीसकर उसका घोल बना लिया जाता है और उसमें रंग मिला लिया जाता है, और उसी से ये सारी पेंटिंग्स जो है वो की जाती हैं। अब इन रंगों को बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें नील, हल्दी, फूल पेड़ों के रंग इत्यादि का इस्तेमाल इन रंगों को बनाने में किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इन चित्रों में बनाया क्या जाता है, तो इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियां और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत चित्र होता है, जैसा कि आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है कैसे कैसे बदले घर। इस चैप्टर में समय के साथ घरों में जो परिवर्तन आए हैं उन्हें दर्शाया गया, यानी कि समय बीतता चला गया। पहले लोग किस तरह के घरों में रहते थे, मिट्टी के घरों में रहते थे, फिर उसके बाद ईंटों के घर में रहने लगे। तो इस तरह से क्या हुआ कि घरों में जो है वो परिवर्तन आता चला गया समय के साथ। अभी हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो वही सारी बातें जो हैं इस चैप्टर में बतलाई गई हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 13 जो है, जिसका नाम है पहाड़ों से समुद्र तक। इस चैप्टर में क्या बतलाया गया है कि पानी हमारे लिए, हम सब जानते हैं पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, बट अगर वही पानी प्रदूषित हो जाए यानी गंदी हो जाए तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं होता है। तो इस चैप्टर में पानी की सफाई से संबंधित बातें जो हैं वो बतलाई गई हैं कि हमें अपने आसपास के जल स्रोतों का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उन्हें साफ सुथरा रखना चाहिए और उनमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। साथ ही इस चैप्टर में यह कहा गया है कि बहुत सारी चीजें पानी में आसानी से घुल जाती हैं। ठीक है, इनमें से कई चीजें हमारे लिए हानिकारक हो सकती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पानी क्या है, एक घुलनशील पदार्थ है। इसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज जो हैं वो घुल सकती हैं, और अगर हम उन्हीं इम्प्योरिटीज के साथ पानी को पिएंगे तो हमारे सेहत पर उस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए कहा गया है कि पानी पीने से पहले पानी को हमें जरूर से साफ कर लेना चाहिए, और पानी साफ करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, पानी को उबालना।
तो ये था इस चैप्टर में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है बसवा का खेत। बसवा कौन है फ्रेंड्स? बसवा एक व्यक्ति का नाम है और वह कहाँ का रहने वाला है? कर्नाटक राज्य के बेलमनिका गांव का रहने वाला व्यक्ति है। कर्नाटक में ही हम लोग जानते हैं कि वहाँ की लैंग्वेज जो है वो हिंदी नहीं है, बल्कि कुछ और बहुत सारे ऐसे भी स्टेट्स हैं जहाँ पर सिंपल वर्ड्स जो कि हम लोग हिंदी में यूज करते हैं, वहाँ पर उसका कुछ और ही प्रोनाउंसिएशन होता है। तो वही चीज यहाँ बतलाया गया है कि जैसे हम लोग हिंदी में पिता बोलते हैं फादर को, वहां पर पिता को अप्पा बोला जाता है और माता को अम्मा बोला जाता है। साथ ही इसमें खेती से रिलेटेड बातें की गई हैं कि खेती में इस्तेमाल होने वाले कुछ औजारों के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है, जैसे कि कुदाल। तो कर्नाटक में कुदाल को क्या बोला जाता है? खुंटी बोला जाता है, जिससे खेत की मिट्टी को क्या किया जाता है? नरम किया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पर इस पिक्चर में आप बसवा के हाथ में जो औजार देख रहे हैं खेती का, वही क्या है? खुंटी है। साथ ही हल, कर्नाटक में हल को क्या कहा जाता है? कुरेगे कहा जाता है, जिससे कि खेत को जोता जाता है, जैसा कि आप पिक्चर में भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चैप्टर नंबर 16 की तरफ हम लोग आ गए हैं, जिसका नाम है चू चू करती आई चिड़िया। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर में काफी सारे क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं, जिसका डिस्कशन हम इस वीडियो के बाद भी करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 10 से लेकर 16 तक की स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं, अगर आप सब ने उसे नहीं देखा है तो प्लीज आप उसे देख लें। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो आइए देखते हैं चैप्टर 16 चू चू करती आई चिड़िया क्या बतला रही है। फ्रेंड्स ये जो चैप्टर है, ठीक है, इसके लेखक गीजू भाई बधेका हैं, जो कि गुजरात राज्य के रहने वाले हैं। और ये करते क्या थे? ये अक्सर बच्चों के लिए मजेदार किस्से, कहानियां, चुटकुले एवं पत्र लिखा करते हैं, और उन्हीं में से एक पत्र जो है इस चैप्टर में शामिल किया गया है, जिसका नाम है चू चू करती आई चिड़िया। इन्होंने अपने इस पत्र में अपने आसपास रहने वाले जो पक्षियां हैं, ठीक है, पक्षियों के बारे में इन्होंने इस चैप्टर में, इस अपने पत्र में वर्णन किया है। और इनके इस लेटर को, जो कि बच्चों के लिए लिखा गया है, उसे ईवीएस के क्लास 4 के चैप्टर नंबर 16 के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया है। तो मैंने जैसा कि बताया, इस चैप्टर में पक्षियों से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें जो है वो बतलाई गई हैं कि कौन कौन से पक्षी किस किस तरह के घोंसले बनाते हैं, ठीक है, और उनसे काफी सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, क्योंकि सारे पक्षियों के घोंसले बनाने का तरीका अलग है। ठीक है, तो घोंसले और उनसे जुड़े हुए पक्षियों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस तरह के घोंसले कौन सी पक्षी बनाती है। तो आइए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहली जो चिड़िया है जिसके बारे में इस चैप्टर में जिक्र किया गया है, उसका नाम है कलचिड़ी चिड़िया। ठीक है, जिसे इंडियन रॉबिन के नाम से भी जाना जाता है, और इसका पिक्चर मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। इस चिड़िया की खासियत क्या है कि ये जो घोंसले बनाती है उसमें कौन कौन सी चीजें इसने ये शामिल करती हैं। तो इसके घोंसले जो है वो घास, पौधे की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई इत्यादि, जो ये सारी चीजें बहुत ही मुलायम होती हैं, ठीक है, बहुत ही कोमल होती है। तो इन सारी चीजों से ये अपना घोंसला जो है वो बनाती है। ये अंडे देती हैं, ठीक है, पक्षी ये जो है कलचिड़ी पक्षी जो है वो अंडे देती है। इसके बच्चों को आरामदायक घर और बिस्तर चाहिए, इस वजह से ये अपना घोंसला इतनी मुलायम चीजों से बनाती है, जिससे कि इसके बच्चे जब अंडे में से बाहर निकले तो उन्हें आरामदायक महसूस हो। अगली पक्षी की जो बात की गई है वो कौन सी पक्षी है? कोयल। बहुत ही सुंदर देखने में लगती है फ्रेंड्स, और इसकी आवाज भी बहुत ही मीठी होती है। तो कोयल जो है वो बहुत ही मीठा गाती है, लेकिन मीठा गाने के साथ साथ दिमाग भी काफी तेज है इसका। ये बहुत ही चालाक चिड़िया है। करती क्या है फ्रेंड्स कि ये अपना घोंसला तो खुद बनाती नहीं है,
और जब इसे अंडे देने होते हैं तो ये कौवे के घोंसले में जाकर अपना अंडा दे देती है। और बेचारा कौवा जो कि अंडों में फर्क कर नहीं पाता है और अपने अंडों के साथ इसके अंडों को भी सेवता है। ठीक है, उसके बाद अंडे से बच्चे निकलते हैं और वे बड़े होकर फिर उड़ जाते हैं। और इस तरह से कोयल का जो अस्तित्व है वो बना रहता है, लेकिन ये खुद से अपना घोंसला नहीं बनाती है। आगे बढ़ते हैं। कौवा, ये बेचारा कौवा, कौवे पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। ये भी क्वेश्चन एक बार सीटेट में पूछा जा चुका है कि इनमें से कौन सा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। तो आप लोग क्या ऑप्शन इसमें देंगे, आंसर देंगे कौवा। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद बात आती है फाख्ता की। फाख्ता भी एक पक्षी है जिसका पिक्चर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी खासियत क्या है कि फाख्ता जो है वो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है और रहती है। तो इस तरह से जो बारी बारी से हम लोग अलग अलग पक्षियों के घोंसलों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक इसी तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि किस पक्षी का घोंसला किस तरह का होता है। यानी क्वेश्चंस इतने सीधे तरीके से नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि कुछ कंडीशंस आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा कि एक पक्षी है जो इस तरह के ऊंचाई पर या फिर इस तरह के पेड़ों पर अपना घोंसला बना रही है, तो बताइए कि वो पक्षी कौन सा है या फिर ये किस पक्षी का घोंसला है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पक्षी जो कि है गौरैया। ठीक है, ये हम लोगों के घरों में आमतौर पर दिख जाती है, लेकिन फिलहाल इसकी जो संख्या है वो दिनों दिन कम होती जा रही है। गौरैया के बारे में क्या बतलाया गया है इसमें कि गौरैया आमतौर पर घर में या आसपास दिखाई देती हैं, वह कहीं भी घोंसला बना लेती हैं। ठीक है, तो गौरैया की खासियत क्या है कि वो किसी भी जगह पर अपना घोंसला बना सकती हैं, जैसे कि अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवारों के आले में। हम लोगों ने देखा है बरामदे में भी घोंसले जो है इसके दिख जाते हैं। लेकिन जो बातें ईवीएस के बुक में बतलाई गई हैं, आंसर भी उसी से जोड़कर हमें देना है, ना कि अपने सोच के अनुसार। यानी जो भी कंटेंट से रिलेटेड, फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उनका जवाब ईवीएस के बुक में लिखी गई बातों को ध्यान में रखते हुए ही हमें देना चाहिए। नेक्स्ट जो पक्षी है उसका नाम है कबूतर। ठीक है, कबूतर हम सबने देखा होगा। कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या खंडरों में बनाते हैं। ठीक है, इस चीज को, इससे रिलेटेड इस बात को याद रखेंगे कि कबूतर अपना घोंसला आमतौर पर पुराने मकान हो या खंडरों है, ठीक है, वहां पर ये अपना घोंसला बनाती हैं। बसंत गौरी दिखने में बहुत ही सुंदर है। ठीक है, इसकी क्या खासियत है कि ये गर्मियों में टुक टुक की आवाज करते हैं, यानी कि पेड़ों के पास जाकर उसमें ये छेद करते हैं अपने चोंच से, जिससे कि टुक टुक की आवाज आती है। और ये छेद क्यों करती है फ्रेंड्स? ये अपना घोंसला पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अपना अंडे देती हैं और उसे फिर उसी में सेवती हैं। ठीक है, ये इसकी खासियत है कि ये गर्मियों में टुक टुक की आवाज करती है। कौन सी पक्षी? बसंत गौरी। और पेड़ के तने में ये गहरा छेद बनाकर उसमें ये अंडे देती है। ठीक है, नेक्स्ट, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही मेहनती चिड़िया जिसका नाम है दर्जिन चिड़िया। ठीक है, यानी कि ऐसी चिड़िया जो क्या करती है, सबसे पहली बात है कि इसकी जो चोंच है वो बहुत ही नुकीली होती है। अब ये पत्तों को के जो किनारे होते हैं उसे वो दर्जी की तरह ही सी देती है, और उसके बाद उन पत्तों के बीच में तरह तरह की चीजें ला करके, यानी मुलायम चीजें जैसे कि पंख हो गए या फिर धागे हो गए, मुलायम घास हो गए, वो सारी चीजों को लाकर उसके बीच में भर देती हैं और अपने लिए एक थैली नुमा घोंसला बना लेती है। ठीक है, और उसी थैली में ये अंडे देती है। जैसा कि आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि किस तरह से इस चिड़िया ने अपने घोंसले को दो पत्तों के किनारों को इस तरह से बिना है जैसे कि किसी आदमी ने इसे सुई धागा से सी दिया हो। ये इसकी खासियत है। इस पक्षी का नाम आप लोग याद रखेंगे, दर्जिन चिड़िया। ठीक है,
जैसा नाम वैसा इसका काम। नेक्स्ट जो पक्षी है उसका नाम है शक्करखोरा। इसकी क्या खासियत है? ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। ठीक है, यानी कि इसका जो घोंसला आप देखेंगे तो वो पेड़ों की डालियों से लटकता हुआ दिखेगा। इनका घोंसला सामान्यतः बाल, बारीक घास, पतली टहनियों, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़ों से बने होते हैं। तो ये अपने घोंसले में कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करती हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर बतलाई गई हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसके घोंसले जो हैं वो पेड़ से लटके हुए रहते हैं। यह है वीवर पक्षी। इसकी क्या खासियत है फ्रेंड्स कि यहाँ पर ये क्या होता है कि जो भी मेल वीवर पक्षी यानी कि नर वीवर पक्षी है वो घोंसले बनाते हैं। फीमेल वीवर पक्षी जो है घोंसले बनाने में इंटरेस्टेड नहीं होती है। तो वो इंटरेस्टेड किस चीज में होती हैं? तो जो मेल वीवर पक्षी हैं जो कि घोंसले बना लेते हैं वो काफी मेहनत से घोंसले बनाते हैं और अपने घोंसले को दूसरे पक्षियों यानी दूसरे वीवर पक्षियों से खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फीमेल वीवर पक्षी है यानी कि मादा वीवर पक्षी है वो बारी बारी से सारे नर वीवर पक्षियों द्वारा बनाए गए घोंसलों का निरीक्षण करती है और जो घोंसला उसे पसंद आता है उसी में जाकर वे अंडे देती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी कंपटीशन बहुत टफ है। मैं तो सोचता था कि सिर्फ इंसान ही इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पक्षियों को देखकर तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक नोट है जिसमें आप लोग पढ़ेंगे कि पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। ठीक है, यानी पक्षी घोंसला कब बनाते हैं? जब उन्हें उसमें अंडा देना होता है। और जैसे ही अंडे से बच्चे निकल जाते हैं वे सारे पक्षी जो है वो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पक्षी सालों भर के लिए घोंसले में रहते हैं, बल्कि सिर्फ जब उनके अंडे देने का समय आता है तब वो घोंसले का निर्माण करते हैं और उसमें अंडे देकर उसे सेपती हैं। और जब बच्चे बाहर निकल आते हैं तो वो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। ठीक है, अब पक्षी जो हैं वो बेचारे, एक तो कोमल उनका शरीर, तो बहुत सारे आसपास में उनके दुश्मन भी हैं। उनमें से एक हम इंसान भी हैं। बहुत सारे इंसान क्या करते हैं? पक्षियों का शिकार करने लगते हैं, उसके अंडों को निकाल कर खा जाते हैं, है ना। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो इंसान और दूसरे जानवरों के अलावा कौवे, गिलहरी, बिल्ली और चूहे, ये लोग क्या करते हैं कि जैसे ही मौका पाते हैं पक्षियों के घोंसले से उनके अंडे जो है वो चुरा लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग इससे पहले बहुत सारे पक्षियों के बारे में पढ़ा हम सब ने, किस तरह से वो मेहनत करके घोंसले का निर्माण करती है ताकि उसमें अंडे दे सके और अपने बच्चों को जन्म दे सके। और दूसरे जीव क्या करते हैं? उसकी सारी मेहनत पे पानी फेर देते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जिनके दांत जो है वो अलग अलग होते हैं और उनका अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, तो इस बुक में बतलाया गया है कि गाय के बारे में क्या कहा गया है कि गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। ठीक है, यानी जब वो मुंह खोलेंगे तो आप लोग देख सकते हैं उनके आगे के दांत जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जिससे कि वो क्या करते हैं? पत्तों को काटते हैं, यानी घास वगैरह को काटते हैं। लेकिन उसके जो पीछे के दांत होते हैं वो बहुत ही चपटे होते हैं। ठीक है, जिससे कि वो घास को काटने के बाद उसे चबाती हैं। तो आगे के दांत गाय के क्या होंगे? छोटे होते हैं पत्ते काटने के लिए, और पीछे के दांत जो है वो चपटे होते हैं और बड़े होते हैं घास को चबाने के लिए, उन पत्तों को चबाने के लिए। बिल्ली के बारे में कहा गया है कि बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं। ठीक है, जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। ऐसी भी बिल्लियां बहुत बदमाश होती हैं। अगर आपके घर में है और आप उसे घर में आने देते हैं तो वो तो मौके के तलाश में रहेगी कि जैसे ही आपकी नजर हटे और इधर वो अपना काम करके निकल जाती हैं, यानी अपने खाने पीने का सामान खींचकर चली जाती हैं। सांप के बारे में क्या बतलाया गया है कि सांप के दांत जरूर होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बहुत बार फोटोज में देखे होंगे, वीडियोज में देखे होंगे, पिक्चर्स में देखे होंगे, फिल्म वगैरह में देखे होंगे कि सांप के दांत जो है वो बहुत ही नुकीले होते हैं, पर उनके दांत सिर्फ
काटने के लिए होते हैं, ना कि शिकार को चबाकर खाने के लिए। तो वो क्या करती हैं कि जिस भी जीव का वो शिकार करती हैं अपने दांतों से उसमें जहर छोड़ देती हैं, जिससे कि शिकार की मौत हो जाती है, और फिर वो उसे निगल लेते हैं। ठीक है, वो अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता है बल्कि पूरा का पूरा निगल लेता है, और उसके शरीर में पाए जाने वाली जो जहर होती है उससे उस शिकार की मांस जो है वो उसके पेट में गलने लगती है। ठीक है, गिलहरी के बारे में कहा गया है कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। यानी कौन सा ऐसा जीव है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाएं तो आप क्या ऑप्शन देंगे? आप आंसर देंगे गिलहरी। ठीक है, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। इनका दिन भर का काम यही है कि अपने दांतों से चीजों को कुतरते रहना और उसे खाते रहना, जिससे इनका दांत जो है वो घिसता है, और इसी वजह से इनके दांत जो है वो निरंतर बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट बतलाया गया है कि भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। सो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर 10 से लेकर 16 तक के सारे कंटेंट्स जिसका मैंने आप सबके साथ डिस्कशन किया। उम्मीद है आप सबने इसको अच्छे से समझा होगा, और आप चाहें तो इसे अपने कॉपी में नोट्स के तौर पर भी बना सकते हैं और समय मिलने पर उसका रिवीजन कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी भी पॉइंट को समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमारा ये वीडियो दोबारा देखकर उसे आसानी से समझ सकते हैं। अब हमारा टाइम आ चुका है फ्रेंड्स कि जो क्वेश्चंस चैप्टर 10 से 16 तक के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं उनका डिस्कशन किया जाए। सो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। ये क्वेश्चन नंबर मैंने नहीं दिया है, बल्कि जिस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका नंबरिंग यहाँ पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर किनका नाम आया? कर्णम मल्लेश्वरी का नाम आया, जिसके बारे में हम लोगों ने हुतुतु चैप्टर में इनका जिक्र किया था। इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और ये बताना है कि कौन से कथन जो है वो इसमें सही है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये दिया गया है कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारत तोलक यानी कि वेट लिफ्टर है। तो मैंने आप सबको बतलाया, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। वो कौन थी? भारत की बहुत ही फेमस वेट लिफ्टर है। वह कर्नाटक की रहने वाली है। नहीं फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, इसलिए बी स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। उसने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलो तक का भार उठा सकती है। बिल्कुल, बहुत सारे मेडल्स उन्होंने जीते हैं, और फिलहाल बुक में बतलाया गया था कि वो कितना वजन उठा सकती हैं? 130 किलो वजन जो है उठा सकती हैं। इसलिए ऑप्शन स्टेटमेंट सी जो है वो सही होगा। स्टेटमेंट डी क्या कह रहा है कि जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी। बिल्कुल सही। ठीक है, बचपन से ही उन्हें भार उठाने का शौक था, और 12 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि स्टेटमेंट ए, सी और डी जो है वो सही है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन 62 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? सुनीता विलियम्स? नहीं। बछेंद्री पाल? नहीं। सूर्यमणि? नहीं। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट से दो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 पूछ रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में फर्श और झोपड़ियों की दीवारों को गोबर से कोट किया जाता है। कोट का मतलब है कि उसे लीपा जाता है, या कह सकते हैं पोता जाता है। ठीक है, तो वो क्यों किया जाता है? उन्हें चिकनी और स्वच्छ बनाने के लिए? नहीं। घर्षण बढ़ाने हेतु उन्हें रूखा करने के लिए? यह भी गलत जवाब है। झोपड़ियों को एक प्राकृतिक रंग देने के लिए? भाई प्राकृतिक रंग देना होगा तो गोबर से क्यों उसे लिपेंगे? ठीक है, कीड़ों को दूर रखने के लिए? जी हाँ,
गोबर में ये खासियत पाई जाती है कि उसके स्मेल से कीड़े मकोड़े जो है वो घर में नहीं आते हैं। ठीक है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन 68, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। यानी मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। ठीक है, विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग, हम लोगों ने ऐसा नहीं पढ़ा था। अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, ये भी नहीं। सोने चांदी को घोल बनाकर बनाए गए पेंट, बिल्कुल गलत ऑप्शन। पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, ये हमने पढ़ा था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। मधुबनी पेंटिंग बनाने के लिए रंगों को किस तरह से बनाया जाता है, तो चावल को पीसकर और उसमें रंग जो है मिलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 यहां पर हम लोग देखेंगे। मधुबनी से ही रिलेटेड यहां पर एक बार फिर से क्वेश्चन पूछा गया है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। यहां पर अब कुछ स्टेटमेंट्स दे दी गई हैं ABCD, और आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। ठीक है, सही कथन को बताना है। इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड्स। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां आदि दिखाए जाते हैं। इन्हीं सारी चीजों का पिक्चर जो है वो उसमें बनाया जाता है। यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान के नाम पर पड़ा। बिल्कुल बिहार का मधुबनी जिला, और उसी के नाम पर इस कला का नाम पड़ा है। मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। बिल्कुल गलत फ्रेंड्स, मधुबनी जो है वो बिहार राज्य का एक बहुत ही मशहूर जिला है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ABC हमारा जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि यहाँ पर नीचे में शायद आप लोगों को ना दिख रहा हो, जो डी ऑप्शन है उसमें A, B और C ऑप्शंस का नाम लिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। क्वेश्चन 63 क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। मैंने अभी आप लोगों से कहा था ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऊंची डाली पर कौन सा चिड़िया घोंसला बनाता है? शक्करखोरा, कलचिड़ी, कौवा या फाख्ता? ठीक है, वो कौन सा पक्षी है? कौवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? ठीक है, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा ना होने देने के लिए वस्तुओं को काटते और कुतरते रहते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा जीव है वो? गिलहरी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन 63, सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पक्षी और उसकी चोंच, ठीक है, पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को तर्क देने और विश्लेषण करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है? इस क्वेश्चन को एक बार और आप लोग अच्छे से पढ़ के समझ लेंगे, उसके बाद ही इसका जवाब देंगे। यानी कि बच्चों के सामने पक्षी और उसकी चोंच से रिलेटेड, ठीक है, प्रश्न पूछे जाने हैं बच्चों से, जो कि कौन सा ऐसा प्रश्न, यानी ABCD जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा प्रश्न ऐसा है जिससे कि बच्चों में तर्क देने और विश्लेषण करने का अवसर उन्हें प्रदान करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी क्वेश्चन नंबर ए क्या कहता है कि पक्षियों को चोंच के आकार में भिन्नता क्यों होती है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछने पर क्या बच्चों में तर्क देने और विश्लेषण करने की क्षमता का विकास होगा? या फिर ऑप्शन बी में जो प्रश्न किया गया है कि एक पक्षी का नाम लिखिए, उसकी चोंच का वर्णन कीजिए और स्पष्ट कीजिए कि उसकी चोंच का आकार उसकी खाने की आदतों से किस प्रकार जुड़ा है। ऑप्शन सी कह रहा है फ्रेंड्स कि एक पक्षी की चोंच लंबी, सीधी और नोकदार है जिसके किनारे तीखे हैं, वह किस प्रकार का भोजन करेगा? ऑप्शन डी कह रहा है कि तोते की चोंच का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग समझेंगे कि तर्क देने और विश्लेषण करने का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि बच्चे के सामने जब क्वेश्चन पूछा जाए
तो वो उन क्वेश्चंस को के बारे में कुछ देर सोचें और अपनी तरफ से सोचने के बाद ही उसका जवाब दें। यानी कि उन्हें सोचने का यहाँ पर मौका मिलना चाहिए और अपने शब्दों में अपने दिमाग से कुछ करके सीखने के बाद ही उन सवाल का जवाब देना चाहिए। तो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों को सोचने पर मजबूर करे और उनके तर्क देने की क्षमता, उनके विश्लेषण करने की क्षमता का विकास करे। तो पक्षियों को चोंच के आकार में भिन्नता क्यों होती है? ये सीधा सा क्वेश्चन है जो कि रोट लर्निंग को बढ़ावा देता है। यानी बच्चों को यहाँ पर कुछ करने का, विश्लेषण करने का यहाँ पर ये अवसर नहीं प्रदान कर रहा है। यानी कि बच्चे जो पढ़ चुके हैं उसी को याद करके यहाँ पर जवाब देंगे। सेकंड ऑप्शन जो था कि बच्चे खुद से एक पक्षी का नाम लिखेंगे और खुद से फिर उसके बारे में, जिस पक्षी का नाम उन्होंने खुद लिखा है, उसके चोंच का वर्णन करेंगे। यानी अपने शब्दों में उसको स्पष्ट करेंगे। ठीक है, और उसकी चोंच का आकार उसकी खाने की आदतों से किस प्रकार जुड़ा है। अब ये सारी चीजें बच्चे खुद से रिसर्च करेंगे, किसी भी पक्षी को देखकर ऑब्जर्व करेंगे उसे, ठीक है, और उसके बाद ही उसका जवाब देंगे। यानी कि यहाँ पर बच्चों को अपना तर्क देने और विश्लेषण करने की अवसर जो है वो प्रदान कर रहा है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85 फ्रेंड्स पूछ रहा है कि सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मधुबनी एक पारंपरिक कला का प्रकार है जिसका नाम एक गांव के नाम पर पड़ा है जो कि किस राज्य में है? बहुत ही सिंपल सवाल, इसका आंसर होगा बिहार। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? बहुत सारे पक्षियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि कौन सा पक्षी किस जगह पर अपना घोंसला बनाना पसंद करता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा फाख्ता। अगर आप लोग इसे मिस कर रहे हैं तो फिर से वीडियो को आप लोग एक बार जरूर से देख लें। उसमें फाख्ता पक्षी के बारे में बताया गया है कि वो अपना घोंसला कैक्टस के पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला जो है वो बनाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज हम लोगों ने ईवीएस क्लास 4 का चैप्टर 10 से 16 तक का स्टडी किया और साथ ही साथ इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उसका भी डिस्कशन यहाँ पर किया। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अगर आप सबने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि चैप्टर नंबर 16 के बाद से जितने भी चैप्टर्स है उसमें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।